जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और उम्मीद है कि आप बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन, जो कि आप सभी छात्रों को परीक्षा से पहले रिवीजन पूरी तरह से कर लेना है, क्योंकि इस बार भी आपको सोशल साइंस में 80 में 80 आप लोगों को फोड़ना है, ऑब्जेक्टिव में 40-40 में उठाना है और सब्जेक्टिव में भी 40 में 40 आप लोगों को उठाना है। ठीक है, यानी टोटल जो आप लोगों को 80 अंकों का जो है पूरी तरह से मैराथन आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है, पूरी तरह से रिवीजन करके जो है आपको एग्जाम में शामिल होना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक और अपने चैनल पर जो है पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पर लिखा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे होगा समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो दोस्तों ये जो इसका आंसर होगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इनमें से सभी से जो है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क जो है वो प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से जो है कॉपी में नोट करते रहिए और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर जैक बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है ना, तो परीक्षा से पहले उन सभी मॉडल पेपर का सोल्यूशन, प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि इस बार भी आप अपने बोर्ड की परीक्षा में 90% प्लस मार्क्स को गेन करें। और हमारा YouTube चैनल का मेन उद्देश्य है कि आपको जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 90% प्लस जो है मार्क्स आप लोगों को गेन करवाए, आप लोगों की तैयारी एकदम भरपूर करवाए। और हमारे चैनल के माध्यम से धाकड़ तैयारी भी कराई जा रही है, इसलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी के तरह से जो है आप लोगों का तैयार किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों सभी कक्षाओं का भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने के ज्यादा चांसेस हैं, वे सभी क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो देखिए साइमन कमीशन भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वहां पे जो है संवैधानिक रूप से जो है व्यवस्था के कार्यशैली का उसको अध्ययन करना और अपना जो है प्रचार विसार करना, अपनी कंपनी को, अपनी व्यापार को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, तो उसके बाद ही ना वो व्यापार करेंगे। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर दिया गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया है एडिसन, दूसरा है फिलिप्स, तीसरा है रूजी लेफ्ट और चौथा है हेनरी बर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा फिलिप्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से जो है ना आप लोग जो है कॉपी में नोट करते जाइएगा, और साथ ही मॉडल पेपर को आपने अभी तक प्रिंट नहीं करवाया है तो प्रिंट करा लीजिए, और उसमें जो है हाईलाइटर से जो है आप लोग उसको जो है हाईलाइट कर दीजिए, ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो सके और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है? तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी जो एक चित्र है उसमें किसका जो है महिमा मंडन है? तो महिमा मंडन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीत का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा संगीत। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो देखिए दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि स्पिनिंग जेनी मशीन आने के बाद जो है महिलाएं जो है काफी ज्यादा विरोध करने लगे थे, क्योंकि
उसकी काम काज, उनकी रोजगार को जो है पूरी तरह से वो छीन रहा था, उसको बेरोजगार कर रही थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये सवाल पूछा गया कि स्पिनिंग जेनी जो मशीन है वो किस प्रक्रिया के लिए जो है वृद्धि की थी और किस प्रक्रिया के लिए वो यहाँ पे लगाया गया था। तो दोस्तों उसका मुख्य कार्य था बुनाई। ठीक है, तो याद रखेंगे जब महिलाओं के द्वारा जो है कपड़ों पर बुनाई किया जाता था, महिलाओं के द्वारा ज्यादा समय लगता था, लेकिन मशीन के द्वारा बहुत कम ही समय में ज्यादा मात्रा में जो है बुनाई कर देता था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुनाई के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा जो है लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, यानी पुर्तगालियों के द्वारा जो है ये लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर दिया गया है कि गैली क्या है? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैली जो है एक धातुई फ्रेम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, धातुई फ्रेम। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का विवरण कहलाता है। तो कौन सा विवरण कहलाता है? तो दोस्तों कौन सा विवरण कहलाता है? क्षैतिज विवरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में 36 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 36। ठीक है, इसको अच्छे से फिल कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर दिया है कि भारतीय संघ में इस समय है, तो भारतीय संघ में जो है इस समय क्या है? 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति आंदोलन से। ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा असंतृप्तता को समाप्त कर दिया गया है? यानी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें से कि अस्पृश्यता जो है को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है कि अनुच्छेद 17 में ये सारा चीज दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 किधर है? ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बामसेफ। ठीक है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ जो है वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया है कि भारत में राजनीतिक दलों की को मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देती है, तो ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वैध सरकार होते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर दिया है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है? यानी कि कौन सा नियम जो है सर्वश्रेष्ठ है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सूचना का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। और इसको आप लोग जो है ना अच्छे से याद रखेंगे, सूचना के अधिकार से जो है किसी भी लागू करने में, और किसी कोई जैसे कानून लागू हो गया तो उसको किसी जन जन तक पहुंचाना है तो क्या करेगा? वो सूचना का अधिकार का नियम करेगा, यानी कि वो जो है प्रचार प्रसार करेगा, उसको सख्त बनाने का जो है पूरी तरह से प्रचार करेगा कि ऐसा ऐसा नियम बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, पंचायती राज के लिए जो है महिलाओं का सीट जो है पूरी तरह से आरक्षित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर की नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मेघा पाटेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर दिया है कि समाप्तियाता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, ठीक है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि समाप्तियाता के आधार पर जो है संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पे राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है
हो जाएगा सही है राजस्थान। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद भी करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया गया है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों वन्य जीव के आवास का विनाश होना, वन्य जीव का मरना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण या दावानल होना, तो ये सभी जो है भारत में जैव विविधता को कम करने के कारक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। इसको आप लोग जो है अच्छे से रख लेंगे। ठीक है, और बार बार मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन को और जितने भी आप प्रीवियस में पूछे गए हैं और जितने मॉडल पेपर जारी हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, उन सभी को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जो है रोपण फसलें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्जेक्टिव में भी मैंने आपको बताया कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, और खरीफ फसल का उदाहरण मैंने आपको धान बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित कोयले कि खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में कौन सा कोयला खदान है? तो देखिए आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, भरसक आप लोग वहां से भी वीडियो मेरी देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बोकारो झारखंड में पड़ता है और ये कोयला क्षेत्र है। ठीक है, कोयला खानों के द्वारा जो है प्रचलित यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा बोकारो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना जल प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जाएगा उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। तो यह जो है कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों पर किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, इसको अच्छे से जो है आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ठीक है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर आएगा धारणीय विकास। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा, धारणीय विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो दोस्तों यह आपको बताना है कि ये जो है अस्पताल में जो ये नर्स का काम कर रही है, तो ये किस क्षेत्र में आता है? क्या प्राथमिक, द्वितीय, असंगठित या संगठित क्षेत्र में आता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि दोस्तों ये जो सरकारी जॉब वाला है ना, तो जॉब वाला जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? वो संगठित क्षेत्र में आते हैं। तो संगठित क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा संगठित। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया गया है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सभी जो है गतिविधियां शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दिया है कि निम्न में कौन सा वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो दोस्तों वस्तु विनिमय का मतलब ये हो गया कि मेरे पास अगर गेहूं है और किसी के पास चावल है और मुझे जो है चावल की जरूरत है और उस व्यक्ति को जो है गेहूं की जरूरत है, तो हम एक दूसरे
के अपेक्ष में जो है हम सामान को अदल बदल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन में दिया गया है कि एक गाय के बदले 5 बकरियों का सौदा। ये जो है एक जानवर से जो है दूसरे जानवर से सौदा किया जा रहा है, यानी अदल बदल किया जा रहा है, तो यही आपका वस्तु विनिमय का कार्य होगा। लेकिन दोस्तों आपका देख सकते हैं कि बी, सी और डी, इसमें क्या है कि अलग अलग यहाँ पे प्रतिरूप दिया गया है, तो ये जो है सेलिंग का यहाँ पे प्रयोग बता रहा है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर दिया गया है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो व्यापारिक बैंक के कार्य है साख का निर्माण करना, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है ये एक से अधिक देशों में, ठीक है, एक से अधिक देशों में जो है उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि फोर्ड मोटर, ठीक है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनियां है। तो फोर्ड मोटर जो है वो अमेरिका की जो है अमेरिका देश की कंपनियां है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा आभूषण के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर दिया गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि ये वियना कांग्रेस 1815 का मेजबानी किसने किया था। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है काफी रिपीटेड है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये प्रीवियस ईयर में जो है यह क्वेश्चन दिया गया था और इसका बारे में आपको मैं पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था और इसको अच्छे से मैंने समझाया था कि अगर वियना कांग्रेस की मेजबानी रहे या सिर्फ वियना कांग्रेस रहे या सिर्फ 1815 की मेजबानी दिया रहे तो आपको डायरेक्ट आंसर रखना है मेटरनिक। ठीक है, आपको याद रखना है मेटरनिक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिया गया है ड्यूक मेटरजिक दिया है, लेकिन आपको याद रखना है ड्यूक मेटरनिक या मेटरजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है कब हुई थी। दोस्तों इस घटना में क्या हुआ था कि जितने भी निर्दोष व्यक्ति थे, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, जितने भी हैं सभी को जो है गोलियों से जो है भून दिया गया था और यह जो घटना हुई थी यह जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। देखिए मैंने जो है पिछले वीडियो में पिछले सेट में मैंने आपको अभी बताया कि पूना पैक्ट के बारे में और उसको मैंने अच्छे से आप लोगों को विस्तार से समझाया था। और पूना पैक्ट जो है ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे गांधी और अंबेडकर के बीच। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधी और अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली। देखिए बच्चों यह जो क्वेश्चन है ना ये ऑब्जेक्टिव में जो दिया गया है चौथा नंबर की रीडर पेस्ट के बारे में। और देखिए पहले जो है ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में दिया गया था जो कि 2 नंबर का था कि रीडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं, और इसको मैंने अच्छे से बताया था कि ये जो है मवेशियों में यानी कि जितने भी जानवर हैं उसमें जो है फैलने वाली एक सूक्ष्म बीमारी है जो कि 1800 के दशक में, ठीक है 1800 के दशक में ये फैला था और ये काफ़ी घातक हुआ था। ठीक है, यानी 1870 के दशक में ये फैला हुआ था। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है मवेशियों में छुआछूत बीमारी या संक्रमित बीमारी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये दिया है कि रीडर पेस्ट जो है यानी कि मवेशी प्लेग नामक बीमारी जो है ये कब फैली थी। तो आपको याद रखना है यह जो है 1870 से लेकर 1890 के दशक में फैला था, लेकिन इसका जो अंतिम लक्षण यानी कि जो पूरी तरह से विस्तारित किया गया और जब इसको जांच कर जो है पूरी तरह से देखा गया यह जो है रीडर पेस्ट बीमारी है यानी कि मवेशी का प्लेग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो मतलब इसका जो जाँच पूरी तरह से मालूम हुआ और इसका पता लगा तो उस ईस्वी का था 1890 के दशक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। याद रखना है 1890 के दशक में जो है रीडर पेस्ट मवेशी प्लेग की नामक बीमारी फैली हुई थी। ठीक है, ये जो है शुरुआत 1870 से ही हो गया था। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 5वां नंबर दिया गया है
कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना जो है कहाँ खोला गया। तो देखिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यूरोप में जो है, यूरोप में कहाँ पर, इंग्लैंड पर, ठीक है। इंग्लैंड में जो है कागज़ बनाने का सबसे पहला जो है कारखाना जो है खोला गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है बहुत उत्पादन, ठीक है, बहुत उत्पादन की नीति अपनाई थी, तो कहाँ पर जो है नीति अपनाई गई थी और किसने अपनाया था, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये भी क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं और इसका आंसर क्या होगा, हेनरी फोर्ड हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि बहुत उत्पादन की नीति अपनाई थी, तो किसने, हेनरी फोर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर दिया है कि सोड मियाँ, ठीक है, सोड मियाँ पिडमाउंट का शासक कौन है। तो सोड मियाँ पिडमाउंट का जो शासक है वो जो है आंसर हो जाएगा विक्टर एम्यूअल, ठीक है, विक्टर एम्यूअल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, 8वां नंबर दिया है वियना कांग्रेस के पश्चात यानी कि वियना कांग्रेस के बाद जो है फ्रांस में पुनः किस वंश का शासक स्थापित हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुबो वंश का, ठीक है। क्या हुआ, बुबो वंश। अगला प्रश्न दिया है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ब्रिटेन भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष जो है समाप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी को जो है समाप्त पूरी तरह से कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर दिया है कि पंजाब के भूमि निम्तीकरण के प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंति सिंचाई, ठीक है। यानी दोस्तों वहाँ पे क्या था कि सिंचाई की जो चरम सीमा है वो काफ़ी तरह से स्तर से जो है घट रहा था, यानी कि पूरी तरह से निम्न हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर याद रखना है कि पंजाब के भूमि निम्नीकरण की प्रमुख कारण क्या था। तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का अंतिम सिंचाई, ठीक है। ऑप्शन सी जो इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वंचित है। तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है और इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सटीक आंसर होगा 33%, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे और इस बार 100% आने के चांस है। इस बार जो है आपके जितने भी मॉडल पेपर जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और इस बार आपको बोर्ड की परीक्षा में 90+ स्कोर करनी है, ठीक है। याद रखना है 90+ स्कोर करनी है और आपको जो है अच्छे से मेहनत कर लेना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जितने भी प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मॉडल पेपर हो, गैस पेपर हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उन सभी को आप लोगों को अच्छे से रिपीट कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, पढ़ लेना है। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। अगला प्रश्न क्यों चला है, तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा IUCN, ठीक है, IUCN हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे IUCN दिया है, IUCN, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महानदी पर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय बांध, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सेरीकल्चर, ठीक है, याद रखेंगे सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खनिज कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। इन सभी को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको जो है इसको अच्छे से रट लेना है, ये एग्जाम में 100% आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं। तो यह जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगर विदेशों में यानी कि एक देश से लेकर अनेक देशों तक जो है व्यापार फैलता है तो उसको बहुराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि सिर्फ दो ही देशों के बीच जो है ये व्यापार हो रहा है, तो यह जो व्यापार कहलाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर दिया है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम जो है बंदरगाह कहाँ पर है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा चेन्नई पत्तन में, ठीक है, क्या होगा, चेन्नई पत्तन। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है 21 नंबर कि 1970 से
1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 बार जो है अभी तक संशोधन हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर की सत्ता के शैक्षिक वितरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर दिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो देखिए दोस्तों, यह जो 23 नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये कई इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में हर हाल में जो है पूछता ही है, चाहे वो घुमा कर दिया जाए या सेंटेंस को थोड़ा सा जो है बदल कर दिया जाए, लेकिन एग्जाम में 100% देता है। तो इसको याद रखना है दोस्तों। यह जो लागू की गई थी यानी कि राज्य पुनर्गठन का आयोग जो लागू किया गया था यह 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1956 ईस्वी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर दिया है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग देता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर दिया है कि ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है कहलाती है। तो दोस्तों यानी कि कहता है कि एक ऐसी सरकार का गठन हो जिसमें कि एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल जो है मिलकर बनाती है, तो ऐसी सरकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए यह जो है आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए और भरसक आप लोगों को सभी को पता है कि ये ऐसी सरकार को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के समय में जो है वर्तमान में झारखंड में ही देखें तो ये जो है अभी गठबंधन सरकार बनी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का गठन हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न 26 नंबर दिया है कि कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लड़ने के लिए बेहतर है? तो यहाँ पर हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मिस्टेक टाइपिंग है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राजनीतिक सुधार करने के लिए जो है बेहतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधार के लिए कानून बनाना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर दिया है कि बोलीविया, ठीक है, बोलीविया में जल युद्ध किसके खिलाफ था? तो किसके खिलाफ था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी के निजीकरण के खिलाफ था। तो देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है सेट 1 में भी दिया है, सेट 2 में भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना और इस टॉपिक को आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यह जो है आपके सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की ओर चलें। तो सॉरी 27 नंबर मैंने बता दिया, 28 नंबर देखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 28 नंबर क्या होगा कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? वो उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है। तो इसलिए दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका करती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की कितनी संख्याएं हैं या संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अनुसूचित भाषाओं की संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए 22। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 31 नंबर दिया गया है कि नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 32 नंबर दिया गया है कि एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अधिक बिजली प्राप्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर दिया है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है या किया जा सकता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और औसत साक्षरता दर ये सभी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर दिया गया है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? दोस्तों मैंने वस्तु विनिमय के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है कि प्राकृतिक संपदा में अगर किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है या वस्तु को बदला जाता है तो यह जो है स्थिति है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है और ये किस क्षेत्र में होता है, और आपने इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ा होगा। मैंने पूरी डीप में आप लोगों को अच्छे से बताया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जो है द्वितीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर दिया है जीडीपी, यानी कि जीडीपी का मतलब क्या है? तो जीडीपी का जो मतलब है ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 36 नंबर दिया है कि मृदा के निम्नलिखित
में क्या कार्य होता है? तो मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य होते हैं? तो मूल्य का मापक होता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मूल्य का मापक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 37 नंबर है कि आय और उपयोग का अंतर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बचत। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा बचत। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है, याद रखेंगे WTO का प्रमुख कार्य क्या होता है? WTO का प्रमुख कार्य होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों का बनाना, विदेशी निवेश के उदारीकरण को समर्थन करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक तय करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आप अच्छे से बताएंगे क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है या लेन देन किया जाता है तो सबसे पहला कहा जाता है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आता है या इस पर जो है ISO का मुहर लगा है या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 40 नंबर दिया है कि शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एग मार्क नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा ISO। ठीक है, यही क्वेश्चन देखिए घुमा कर दिया गया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, इस दोनों क्वेश्चन को सिर्फ बदल कर आप लोगों को दिया गया है। दिया गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार जो है पढ़ा होगा, हो सकता है आप इसे रट लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1804 की नागरिक असहिष्णुता या सहिष्णुता को आमतौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों यह जो है आमतौर पर जो है नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा होगा कि नेपोलियन संहिता कब पारित हुआ था? 1804 ईस्वी में पारित हुआ था। आप इसको आप पढ़े होंगे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उल्टा करके दे दिया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, आंसर भी आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया गया है कि बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो है वो गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर के वो लीडर थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर दिया है कि गांधी इरविना समझौता कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1931 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर दिया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास में लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन यानी कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? तो वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो है वो 1944 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है 7वां नंबर के, किस उद्योग में जो है स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? तो देखिए बच्चों, आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो सूती कपड़ा उद्योग में भी किया गया था और उन उद्योग में भी किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपको अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी हिंट्स मिलता है तो आप जो है दोनों में से किसी एक को भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 8वां नंबर की ओर चलें। तो देखिए यहाँ पे 8वां नंबर सवाल दिया गया है कि समाचार पत्र ने वन क्यूरियस प्रेस एक्ट या एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो होसे मेला का आयोजन जो है वो त्रिनिदाद में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर दिया गया है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता है, क्योंकि 1948 में बना था। ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर है कि यूरोपीय संघ का
मुख्यालय स्थित है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार जो है क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और रिपीटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो जो है ब्रुसेल्स में है, जो कि आपका बेल्जियम में है। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो यह जो है बच्चों यह अध्यक्षतात्मक प्रणाली है। ठीक है, तो यह ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अभी भी जो है अध्यक्षतात्मक जो है शासक प्रणाली चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अध्यक्षतात्मक। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को आंसर बताना है 1992 ईस्वी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामाजिक भेदभाव किनके कारण उत्पन्न हुआ? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जाति के कारण हुआ, धर्म के कारण हुआ और भाषा के कारण हुआ। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 16 नंबर दिया है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि राजनीतिक दल का चुनाव भाग लेते हैं, ये सही है। राजनीतिक दल का जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी सही है। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि फेडेकोर का संबंध है। तो फेडेकोर का संबंध जो क्या है वो पानी के निजीकरण के विरोध आंदोलन से संबंध रखता है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो इसका आंसर आएगा सुमशेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सुमशेर। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आरंभ की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 ईस्वी में जो है प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 20 नंबर कि निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? तो जल दुर्लभता का कारण कौन है जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? तो चाय जो है एक पेय फसल है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको सभी को पता है, आप साइंस में भी पढ़े होंगे, भूगोल में भी पढ़े हैं और यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। अगला सवाल 23 नंबर देखें, दिया गया है कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसको हम टाटा के नाम से भी जानते हैं, टाटा टेस्को। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पे दोस्तों एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारतीय रेल को जो है 17 क्षेत्रों में बांटा गया और वो जो है 73 डिवीजन में है। तो क्या हो जाएगा, यानी 17 क्षेत्रों में है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा 17 क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल देखिए, यहाँ 25 नंबर दिया गया कि भारत की चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया कि कपास के फसल को कितने पाल रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 दिनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो लोगों के लिए विकास का अर्थ होता है व्यक्तिगत से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है? तो हमें जो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए
करते हैं। तो ये दोस्तों ऋण के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम जो है वो मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, मुद्रा को ही कहा जाता है विनिमय का माध्यम, ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब की गई है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को की गई है, ठीक है। याद रखेंगे 1 जनवरी, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो है आपका आंसर नहीं दिया है। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 ईस्वी, ठीक है, 1995 ईस्वी में हुई है। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी। अगला सवाल है, यहाँ पे दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के जो है जेनेवा शहर में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय जो है 1960 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा कब पारित हुई? तो कब जो है पारित हुई थी बच्चों? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है और पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करके बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 ईस्वी, ठीक है। याद रखेंगे 24 दिसंबर 1986। अगला सवाल 37 नंबर दिया है कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत में, ठीक है, क्योंकि पंचायती राज में जो है महिलाओं की सीटें जो है वो आरक्षित होती है, ठीक है। अगला सवाल 38 नंबर दिया गया है कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं समाजवादी, ठीक है। याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं, ठीक है। समाजवादी कहते हैं, या अगर समाजवादी ऑप्शन ना रहे तो आपको याद रखना है नारीवादी, ठीक है। क्या रखना है? नारीवादी याद ऑप्शन में आपको रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, यहाँ पे 39 नंबर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो उसका सिद्धांत था आधुनिकता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 40वां नंबर दिया गया है कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता के प्रति सत्ता की प्राप्ति करना होता है कहलाता है। तो इसका हम लोग कहेंगे, इसका हम लोग क्या कहेंगे? राजनीतिक दल कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी एकीकरण कब हुई थी या किस ईस्वी में हुई थी, इस प्रकार से क्वेश्चन भी वहाँ पे दे सकता है। तो याद रखना है कि जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? देखिए ये जो है आप सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि कई सारे वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो है मॉडल पेपर सिलेबस में सारा चीज़ में मैं आप लोगों को दिया था। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंद स्वराज प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आपको मैंने बताया था महात्मा गांधी ने की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है बच्चों कि पूना पैक्ट जो है आपको सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतिविधियों या गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है या किन गतिविधियों का जो है उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार, श्रम और पूंजी, ये तीनों का जो है उल्लेख किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया 5वां नंबर कि जाबर क्या था? तो देखिए जाबर जो है एक प्रकार जो है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जाबर जो है एक प्रकार का पुराना और विस्तृत कर्मचारी था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है कपड़ा मिल जो है कलकत्ता में लगा था, जो कि जो है असफल रहा। उसके बाद जो है यह 1854 ईस्वी में मुंबई
में लगा था, ठीक है, जिसको हम लोग पहले बम्बई के नाम से जाने जाते थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI क्वेश्चन सब है, ठीक है। और जितने भी मॉडल पेपर जारी किए गए ना, उन सभी को आप लोग जो है 100% तैयार कर लेना। अगर आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 अंक लाने हैं, अगर आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पास होने हैं तो भाई आप लोग जो है किसी भी तरह से आप लोग एग्जाम में उठा ही लोगे, 30-35 तो आपका ही आ जाएगा। लेकिन आपको 400 अंक लाना है तो आपको मेहनत थोड़ी सी करनी होगी, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। 20 मार्च से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इसका आंसर जाएगा चीन में, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा ब्रिटेन ने, ठीक है, ब्रिटेन। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया था और इसका मैंने सॉल्यूशन भी आप लोगों को दिया था, ठीक है। एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मार्क ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो इसका आंसर जाएगा कृषि क्षेत्र पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंहली, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, श्रीलंका में जो है सबसे ज़्यादा जो है समुदाय किसका है? सिंहली का है, और वहाँ पे भाषा जो है अधिकतर जो है सिंहली भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, और मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में जो है 3 प्रकार के भी भाषाएं होती है, एक सिंहली और एक होता है श्रीलंकाई और एक होता है भारतीय। और भारतीय जो है बहुत ही कम वहाँ पर बोला जाता है, अधिकतर जो होता है वो सिंहली होता है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में याद रखें, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर दिया गया कि किस शासन अवस्था या किस शासन व्यवस्था, यहाँ पे अवस्था नहीं है व्यवस्था दिया है, कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच जो है विभाजन होता है? तो इसका आंसर जाएगा संघीय शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 13 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या यश परीक्षा को निर्देश किया है या निषेध किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यश पृच्छता दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पे लिख लेना कॉपी में। तो इसका आंसर जाएगा अनुच्छेद 17 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा, वर्ण, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है। ये देखिए राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था और इसको डिटेल के साथ में मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड भी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर में और जो क्वेश्चन जो दिए थे और जो अभी 2-4 दिन पहले जो है वीडियो जो आई है उसको आप एक बार देख लेना, उसमें सारे डिटेल के साथ मैं आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखें। यहाँ पे देखिए 15 नंबर सवाल दिया गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि बांध बनाने से रोकना, ठीक है, याद रखना है, बांध बनाने से रोकना ये मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, जो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1954 से लेकर 1968 ईस्वी तक में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर यहाँ पे दिया गया है। 18 नंबर देखें, यहाँ पे दिया गया है कि पंचायतों, ठीक है, कि सॉरी 18 नंबर ये है कि संविधान कि किस अनुसूची में भाषा का वर्णन जो है किया गया है? तो दोस्तों आप जो है इसको आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि यह वाला जो क्वेश्चन है ना मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। मैं आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 33%, ठीक है, याद रखेंगे 33%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अच्छी शासन अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 21 नंबर दिया है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा जो है पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, याद रखें ऑप्शन सी। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या उद्यान
किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड भी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर दिया गया है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सुनहरा रेशा कहा जाता है? यानी कि इनमें से ऐसे क्या चीज़ है जो किनको जो है सुनहरा रेशे के नाम से जाना जाता है या सुनहरा रेशा कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा जूट को, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्रक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभ्रक दे दिया है, लेकिन ये हो जाएगा अभ्रक, ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा? अभ्रक। मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग जो है अभ्रक, इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका आंसर जाएगा सेल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की जो समुद्री तट है उसकी कुल लंबाई जो है कितनी है? तो इसका आंसर जाएगा 7,516 किलोमीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी है वो चला था 1853 ईस्वी, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1853 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे 1953 दिया है, लेकिन आपको याद रखना है 1853 कितना है? 1853 ईस्वी में जो है भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ऑप्शन नंबर सी जो है कोयला, क्योंकि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या पूछा है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर की 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील देश में, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर की देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय, ठीक है। तो औसत आय किसे कहते हैं इसका मैं पूरी तरह से परिभाषित कर आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ दिया गया है कि औसत आय को रूप में जाना जाता है, तो औसत आय को जो है प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर दिया है कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों परिवहन, संचार और बैंकिंग ये सभी जो है आते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीवन बीमा की गतिविधि क्या है? तो जीवन बीमा की जो गतिविधि है वह द्वितीय विधि है, ठीक है, क्या है? ये द्वितीय विधि है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर दिया है कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो किस रूप में जो है धन जो है पूरी तरह से बढ़ रहा है, ये जो है पूरी तरह से बढ़ावा मिल रही है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा प्लास्टिक मनी में, ठीक है, याद रखना है किसका हो जाएगा? प्लास्टिक मनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया कि धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का जो है आधुनिक रूप क्या है बच्चों? यह हो जाएगा यहाँ पे सिक्के और नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? तो सस्ता श्रम ये भी आकर्षित करती है, उत्पादन के लिए तैयार माल ये भी जो है आकर्षित करती है, इसलिए इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न 38 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत जो है आते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरिंग मशीन, बिक्री के बाद सेवाएं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे 39 नंबर यहाँ दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जाएगा 2005 ईस्वी में, इसको मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, शायद आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद जो है रखना पड़ता है? तो सभी बैंकों पर जो है RBI के अनुसार जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार सभी बैंकों पर जो है 15%
की जमा राशि नगद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा कि एर्नस्ट रेनन कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था। दोस्तों यह जो है क्वेश्चन काफी बार आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को इसको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पूरी तरह से इसको रट लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिख ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, यानी 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है चौथा नंबर की दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, सॉरी इंग्लैंड में नहीं, यहाँ पे लंदन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा मैजिबी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैजिनी ने की थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया। तो इसका आंसर जाएगा फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका काफी आसान है, और सॉरी ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर होगा 1927 ईस्वी को, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना काफी रिपीटेड है और इसको मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नोवोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा वियना की संधि का। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन बी सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखें, दिया गया है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था किसमें है, श्रीलंका में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमोलित है। तो कौन जो है सुमोलित है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची वर्ण विवाह उत्तराधिकारी शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 1968 तक किसके द्वारा जो है चलाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है बच्चों यह जो है आप लोग देखे होंगे कई सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को ये मिला होगा, ये काफी रिपीटेड सवाल है और आपको इसको अच्छे से याद रखना है। यह जो आंदोलन है 1966 से लेकर 1975 ईस्वी तक हुई थी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1966 से 1975। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा जो है तर्क लोकतंत्र के पक्ष नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है या श्रेष्ठ है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूचना का अधिकार। दोस्तों यानी कि आपको बता दूं कि अगर लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक सुधारों का या राजनीतिक मुद्दों पर कुछ भी प्रक्रियाएं होती है या नया नियम लागू किया जाता है तो सबसे पहले सभी जनता सभी लोगों के पास सूचना के द्वारा जो है इसके अधिकारों के बारे में लाभ व हानि के बारे में बताया जाता है। तो ये सबसे पहला क्या होता है सूचना का अधिकार, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर दिया गया है कि इस समय निम्न में से किस प्रकार का सरकार बेहतर मानी जाती है। तो इसका आंसर जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी जो है इसका सही आंसर जाएगा लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं या लोकतंत्र सरकार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उन समूहों का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इसका कहते हैं दबाव समूह, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, तो सफलतापूर्वक जो है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखें दोस्तों, यह जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया गया कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा अभी जो वर्तमान में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश और ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 लोग ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा में बना है। तो देखिए भारत में जो है जो उत्तरी मैदान है वो किस मृदा से बनाया गया है, या कह सकते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है, ठीक है। काफी कठोर मृदा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यानी कह सकते हैं कि झारखंड के भूमि पर जो है कौन सी मृदा हो, तो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर दिया गया है कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित की गई है। तो इसका आंसर जाएगा 1972 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि हिमालयन यव किस से टैक्सोन नामक पदार्थ निकलता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केसर, ठीक है, याद रखेंगे केसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी में को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, या कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि झूम किस प्रकार की खेती का उदाहरण है, या झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ये काफी बीबीआई सवाल, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगले इसका आंसर हो जाएगा झूम जो है यह क्या है, जीवन निर्वाह कृषि है, ठीक है, यह जीवन निर्वाह कृषि है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर जाएगा देखिए 1700 किलोमीटर होती है, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर दिया है कि निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग जो है कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी रिपीटेड है और वीवीआई सवाल भी है, इसको तो आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। इसको हम लोग कहते हैं लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद को, ठीक है, याद रखेंगे, इलाहाबाद कह सकते हैं या अहमदाबाद कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना जो है किस वर्ष हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी को, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में इसको, और इसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप उभरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है, याद रखेंगे। ये काफी बीबीआई और इस बार आने के पूरे 100% चांस है। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000 रुपये, 7000 रुपये और 3000 रुपये हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सवाल दिया गया है ये जो है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए यहाँ पे कहा गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 जो कहा गया कि किसी परिवार में जो है 4 ही व्यक्ति है और सभी की प्रति व्यक्ति आय जो यानी कि औसत आय जो है वह 5000 रुपये की क्रमशः मतलब है आसपास में है। तो अब यहाँ पे कहता है कि 3 परिवारों की जो आय जो है इस प्रकार यहाँ पे क्रमशः दी गई है, तो चौथे परिवार की जो आय क्या होनी चाहिए। तो चौथे परिवार की आय क्या होगी, वो 6000 रुपये होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा 6000 रुपये। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देती है। तो याद रखेंगे एक वर्ष में जो है वह 100 दिन का रोजगार देती है, ठीक है, याद रखेंगे 100 दिन की। अगला प्रश्न है ऋण की शर्तों में कौन शामिल है। तो ऋण की शर्तों में जो है काफी बारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋण की शर्तों में दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा ब्याज दर, ऋण की राशि और ऋणदाता, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऋण की शर्तों से संबंधित आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ
यहाँ पे 36 नंबर दिया गया कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो किस प्रकार से सुविधा जो है पहुंचाई है, तो सभी लोगों तक जो है यह सुविधा पहुंचाई है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ISO हॉलमार्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों के साथ जो है उत्पादन पर नियंत्रित करती है कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, याद रखेंगे, इसको कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से रिविजन कर लिया है। आई होप कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और बोर्ड की परीक्षा में जैसे जाओगे ऑब्जेक्टिव को सिर्फ देखते ही आप जो है मार्कशीट पर उसका गोले को काला कर दीजिए, एकदम सही सही आप लोग बनाइएगा। आई होप कि आप लोगों का रिजल्ट जो है काफी बेहतर है और आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा से है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।